हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 यानी क्लास 9th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 गद्य खंड में पाठ 1 मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी दो बैलों की कथा आज हम ये पढ़ेंगे और दो बैलों की कथा देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। बनारस में हुआ था 1880 में। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी 1880 में इन्होंने जन्म लिया था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। बनारस के लमही गांव में ये जन्म लिए थे। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी कुछ कहानियां हैं, देखिए। मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा है और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशाएं और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी बड़ी सी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बेटा, यह हम देखे हैं, यानी ये स्वतंत्रता के समय की कहानी है। अब उसी में हम दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी सबसे मूर्ख। अब जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हों तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी, यानी वो सचमुच सीधा है, सचमुच गधा है। गधा बुद्धिहीन है या उतना सीधा है कि लोग उसे ऐसा कहते हैं, यह बताया गया है। इसमें निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, यानी उसकी सिंपलता ने, सीधापन ने। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय जो अनायास से सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, यानी अपने दुख की घड़ी में बचा कर रखते हैं। जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गढ़ बना दिया, यानी एक ही विजय ने उसे सभ्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं।
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाते हैं। कोई भी कहीं रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती, यानी झूरी काछी थे। एक व्यक्ति थे झूरी काछी, उनके 2 बैल थे, एक का नाम हीरा था, दूसरे का नाम मोती था। देखना बेटा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में यानी चुपचाप विचार विनिमय करते थे, बातचीत करते थे। चुपचाप होते हुए भी एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जा सकता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवी में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी खुशी के भाव से, आनंद के भाव से, दुख अलग होने के भाव से नहीं, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए, दोनों में इतना दोस्ती था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। कितनी दोस्ती थी दोनों में। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। देखिए, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी ले जाने में, उसके साले को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। वो लोग जा ही नहीं रहते। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर, पगहा उसका जो रस्सी होता है, पकड़कर आगे से खींचते तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, यानी तुम्हारे घर में ही। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, यानी नहीं खा रहे दोनों। दिल दोनों का भारी हो गया था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा यानी चुपचाप वाली भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। यानी जब सब लोग सो गए थे रात में तो दोनों जोर मारकर पगहे को तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई थीं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर पड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, यानी विद्रोह में प्यार झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुंबन के दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ।
झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि उसी के घर गए थे मायके। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारादान न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रूप के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना चाहते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो कि क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। स्त्री चिढ़ी और कही कि बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी कह दिया गया कि बैलों को खाली भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो मंजूर ने क्या कहा कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। देखिए कितनी अच्छी कहानी है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, यानी हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अपने बैलों को दिया, लेकिन हीरा मोती को कुछ नहीं दिया, केवल सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। देखिए, हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी अच्छा है, टाल जाना ही अच्छा है, बाद में इस समय नहीं मारना। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखिए, छोटी सी लड़की दोनों को रोटी देती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। देखिए, वो दोनों सोच रहे थे, आज लड़की वो भैरव की थी, उसने रोटी दिया था। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी प्यार हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, ठंडे खाते अड़ते, शाम को स्थान पर बांध दिए जाते और रात को ही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी दोनों खा लेते थे खुशी से, लेकिन दोनों में विद्रोह भरा हुआ था, किसकी? गया के खिलाफ। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? कात को सींगों को उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। देखिए कितना बैल कैसा सोच रहे हैं, बैलों की कहानी। तो मालकिन को न फेंक दूँ, वहीं तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत
जात पर सींग चलाना मना है, अब भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लें, फिर एक झटके में जाती है, यानी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी नाकों में नथ डाल दी जाए, जोर से बांध दिया जाए, नाक में रस्सी डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, यानी गले की रस्सी खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों गुफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो बेटा, अब सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को आगे दूंगा। अभी आप इस पार्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी है। मैं इस कहानी को अगली पार्ट में कंप्लीट करूंगा। ओके, थैंक